समय से बोई गई आलू की फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था में खरपतवार, कीट और रोग फसल की बढ़वार को काफी बाधित करते हैं, जिससे उत्पादन में कमी होने लगती है। इसलिए फसल की निगरानी करते हुए जरूरी प्रबंधनों को अपनाना पड़ता है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुबर साहू। जियो में यदि देखा जाए तो आलू की खेती हमारे बिहार में सबसे अधिक की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो आलू की बुआई हो चुकी है उसके बारे में हम लोग को रख रखाव पे क्या ध्यान देना है। पोषक तत्व प्रबंधन पर चलते हैं तो पोषक तत्व प्रबंधन पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास लगता है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा दिए होंगे। जो आधी मात्रा बची होगी उन सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो दो स्प्लिट में, दो बराबर भागों में उनको समय के अंतराल पर देना है। जैसे पहली जो हमारी पर्णीय छिड़काव होगी वो जो हमारे पौधे होंगे वो 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम 20 दिन 25 दिन के अंतराल पर फिर दूसरी छिड़काव करते हैं। ये हो गया पोषक तत्व प्रबंधन। अब हम सिंचाई पर चलते हैं। हमारे सभी किसानों को एक बात का ये ध्यान देना है कि ठंडी का मौसम आ रहा है और ठंडी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसमें हम लोगों को देखना है कि सिंचाई में एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जो सिंचाई है उस आलू के खेत में पानी रुके नहीं। जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो हमारे किसान भाइयों को जल निकास की उचित व्यवस्था कर लेनी होगी। और अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर नमी की अवस्था को ध्यान देते हुए हम सभी किसान भाइयों को छिड़काव सिंचाई करना है। इस पर विशेष ध्यान देंगे। आलू की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए निकाय गुड़ाई के दौरान पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इससे पौधों और कंदों का विकास अच्छा होता है। आलू की फसल में कजरा पिल्लू का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पौधों के तनों और जड़ों को काट देता है। इसकी रोकथाम के लिए 483G 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें या क्लोरपायरीफॉस दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब इसी में आगे आती है बात कि रोग नियंत्रण। रोग के लिए हमको ध्यान देना है कि ठंडी आ रही है, पाला पड़ेगा तो पाला लगने का डर रहता है। हमारे किसान भाइयों को ये हम बताते हैं कि पाला से बचने के लिए हम अपने खेत में नमी बनाए रखेंगे, सिंचाई कर देंगे। सिंचाई रहती है, नमी रहती है तो पाला लगने का चांस बहुत कम रहता है। दूसरी बात आती है, एक हमारे बिहार में एक अगेती झुलसा है, दूसरा पछेती झुलसा है। दो रोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। झुलसा में क्या होता है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं पौधे की, वो पत्तियां नीचे की तरफ, निचली पत्तियां जो होती हैं, पुरानी पत्तियां होती हैं, वो भूरे और काले रंग का धब्बा नीचे से पड़ता है और फिर ऊपर तक चला आता है। तो डाइथेन Z78 2 ml 1 लीटर पानी में या फिर डाइथेन MM45 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देंगे। अगर ज़्यादा प्रकोप आता है तो 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर देंगे तो अगेती झुलसा से हमको बचा जा सकता है। यदि पछेती झुलसा का प्रकोप आता है, पछेती झुलसा का प्रकोप होता है हमारे पूरे पौधे पर होता है। अगेती झुलसा में है कि निचली पत्तियों पर होता है, पछेती झुलसा में है कि हमारे तना, पत्ते, पौधे सब पर हो जाता है। तो उसके उपचार के लिए, उसके बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को डाइथेन M45 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। यदि ज़्यादा प्रकोप दिखाई देता है तो 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देंगे। अगर कम प्रकोप है तो एक ही बार में इसको नियंत्रित किया जा सकता है। चिंपा या लाही कीट, इस कीट के प्रौढ़ और निम्न दोनों की पत्तों से रस चूसकर पौधों में विषाणु रोग फैलाकर हानि पहुंचाते हैं। इसके कारण पत्ते पीले होकर मुड़ जाते हैं। हरा तेला आलू का ये मुख्य कीट है। कीट के हरे रंग के शिशु और प्रौढ़ कोमल पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं और अंत में किनारों से सूख जाती हैं। फसल बौनी रह जाती है तथा जली हुई दिखाई देती है। इनकी दोनों कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। डाइमेथोएट 30 EC या ऑक्सीडिमेथान मिथाइल 25 EC को 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार दूसरा छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतर पर करें।
बिहार में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती की असीम संभावनाएं हैं। राज्य के कई किसान भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं और जैसा कि अभी इसकी रोपाई हो चुकी है और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन ठीक ढंग से करना होगा, तभी फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बेगूसराय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। तो स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार के जलवायु में काफ़ी अच्छी होती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने स्ट्रॉबेरी को लगाया हुआ है, तो अभी उनके पौधे जो हैं वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की अब ग्रोथ लेकर इतने बड़े हो गए होंगे। लगभग उसमें 8 से 10 पत्ती की अवस्था आ गई होगी। और अच्छी वनस्पतिक वृद्धि के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो खेती की जाती है स्ट्रॉबेरी की, वो मल्चिंग विधि से की जाती है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं। इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही ये खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य करती है। तो मल्चिंग शीट जो है उसमें किसी भी प्रकार का पानी का जमाव ना बना रहे, क्योंकि जिस वक्त आप सिंचाई करेंगे तो ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई पद्धति का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से जो पानी दिया जाना है उसकी मात्रा को आप तय कर लें, क्योंकि यदि पौधे के पास में हल्की नमी हो और जो मिट्टी है वो उसके आसपास के क्षेत्र का जो मिट्टी है उसमें भूमि में नमी हो, तो उसका जो सिंचाई है वो उसको बंद कर दें। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपित पौधों से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। अभी के तापमान में जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि दिसंबर माह का प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कम होगा और कुहासा वाला स्थिति भी आता है। तो कुहासा या कोहरा जो अभी लगेगा, इसके रोकथाम के लिए कुहासे के समय में उसके अगर जो खेत है उसके चारों तरफ में इस तरीके का वातावरण रखें कि कुहासे का प्रभाव पौधे पर कम आए। इसके लिए आप खेतों की मेड़ पर हल्का धुआं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुहासा जो है, कुहासे का प्रभाव पौधे पे कम आता है। पाले या सर्दी से बचाव के लिए निम्न सुरंग यानी लो टनल पॉली हाउस तकनीक का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। दिसंबर से जनवरी माह में तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। इस समय खेत में लो टनल तकनीक का निर्माण खुले खेत में उगाई जाने वाली फसल को कम तापमान या पाले से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। ये दूसरी संरचनाओं की अपेक्षा काफी कारगर एवं सस्ती तकनीक है। इसे तैयार करना काफी आसान होता है। लो टनल संरचना में हरित गृह जैसा ही वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लो टनल स्थापित करने के लिए अर्धचंद्राकार लोहे के तारों को 2 से 3 मीटर की दूरी पर स्थापित करते हैं और उसे पॉलिथीन से ढक देते हैं। मल्चिंग विधि में जो टपक सिंचाई विधि आप अपनाते हैं उसमें 21 नवंबर से 20 दिसंबर यानी कि 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लगभग 60 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास की मात्रा उसको घोलकर घुलनशील अवस्था में दे दें, ताकि वो पानी के माध्यम से पौधों को प्राप्त होती रहे। इसके बाद उसके 1 महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में पुनः नाइट्रोजन 250 ग्राम और फास्फोरस 160 ग्राम और इसके साथ ही साथ पोटाश जो है वो 600 ग्राम जो है उसको घोलकर पानी के साथ पौधे के लिए दे दें और ये मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होगी। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी के सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है।
इसके साथ ही साथ कुछ ये भी देखने में आया है कि जब पौधा वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होता है तो उसमें काटने वाले कीड़े का प्रकोप हो जाता है, जो पौधे की पत्ती को कई जगह जगह से काट देता है। तो ऐसी अवस्था में फ्लूबेंडियामाइड नामक एक दवा है, फ्लूबेंडियामाइड, अगर इसको आप 25 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करेंगे तो ये समस्या पौधे में नहीं आएगी। पर्णजीवी थ्रिप्स ये सूक्ष्म आकार का हल्के पीले और भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए इमिडोक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पौधे में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कि ब्लू कॉपर, हाई कॉपर के नाम से बाजार में उपलब्ध है, तो ब्लू कॉपर जो है उसकी लगभग 1 ग्राम मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, ताकि किसी भी प्रकार के फफूंद का जो है इन्फेक्शन या प्रकोप पौधे में ना हो, इससे पौधा बचा रहेगा। इस तरीके से उचित प्रबंधन करके हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करके, जो कि एक विशेष तो फसल है और बहुत ही आकर्षक इसके फल होते हैं, इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। लगभग आज के समय में 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसका जो फल है उसकी बिक्री होती है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। लोग ज्यादा और जमीन कम यानी पैदावार घटने के पूरे आसार, ऐसे में कृषि वानिकी एक बेहतर रास्ता साबित हो सकता है। कृषि वानिकी मृदा प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषि फसलें और बहुउद्देशीय वृक्षों, झाड़ियों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को किया जाता है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो आप कृषि वानिकी को कैसे अपनाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत। कृषि वानिकी जो है वो एक कृषि का पर्याय है, एक आधुनिक तकनीकी है खेती में, जो कि परंपरागत तकनीकियां आज के समय में पूरी फेल हो रही हैं, धराशायी हो गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो खेती कर रहे हैं लोग, वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे और उनकी जो आय है वो अधिक लग रही है, उसमें खेती करने में इतना उत्पादन अपन ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को कृषि वानिकी अपनानी चाहिए। कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ आप वृक्षों को लगा के नहीं, अंतर्वर्तीय फसलें आप लेके नहीं, आप अपनी आमदनी, अपना मुनाफा आप बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रदेश में किसान अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। आर्थिक विकास का एकमात्र विकल्प खेती-बाड़ी, कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कृषि वानिकी की पद्धतियों को अपनाने से उनको कुटीर उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, फल उद्योग, मुर्गी, मत्स्य, रेशम पालन, गोंद, कत्था उत्पादन आदि का काम मिल सकता है। इस प्रकार से उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि कृषि वानिकी में कौन कौन से वृक्ष अपने को लगाने चाहिए और कौन कौन सी फसलें अपन इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं वृक्षों के साथ में। कृषि वानिकी में अगर आपको इमारती वृक्ष लगाने का ये है उद्देश्य है, तो आप इमारती वृक्षों में आप खमेर का पौधा लगाएं। खमेर का पौधा जो है वो सागौन का एक सब्स्टिट्यूट है। सागौन का वृक्ष बड़ा होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं, खमेर का वही पौधा 10 साल में आपका तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप सागौन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबा इंतजार कर सकते हैं तो सागौन के वृक्ष भी आप अपने मेड़ों पे लगा सकते हैं। अगर किसान भाई आपकी रुचि फलदार वृक्ष लगाने की है तो आप फलदार वृक्षों में आम के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, उसके बाद में आपके गुआवा है आपका, उसके बाद में आपके बेर है आप ले सकते हैं, बेल आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप अनार आप ले सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपकी जो मेड़ें होती हैं उन पे अपन लगा सकते हैं। अगर मेड़ों के अलावा भी आप अगर खेत में भी इंटरक्रॉपिंग करना चाहें तो अपन खेतों में भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधों के साथ साथ में अपन कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर क्षेत्र अपना अधिक वर्षा वाला है तो जहाँ अपनी सोयाबीन की फसल होती है, उसके बाद में अपनी धान की फसल होती है, तो ऐसे वातावरण में हम लोग आंवला की फसल ले सकते हैं, सागौन अपन लगा सकते हैं, आम अपन लगा सकते हैं, तो गुआवा अपन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी ज़मीन बंजर है जिसमें कुछ नहीं होता है, खेती करने लायक योग्य नहीं है, तो उस ज़मीन को भी अपने को उपयोग कर सकते हैं अपन कृषि वानिकी में। उसमें आप जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाएं, जैसे कि आपका एलोवेरा है, आपका केवाच है, आपका सतावर है, आपका अश्वगंधा है आपका। तो ऐसे पौधे लगा के नहीं, आप
अपनी ज़मीन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि वो किस दूरी पे पौधे लगाए जाएं जिससे कि क्या है कृषि कर्षण क्रिया करने में आसानी रह सके। तो अपने को देखना है कि कम से कम 5 बाई 5 मीटर पे अपन वृक्ष लगाएं, जिससे क्या होता है कि आसानी से आपकी जो जुताई है और बुवाई है वो आसानी से हो सकती है। कृषि वानिकी से उत्पादन संसाधन के संरक्षण के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों एवं दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों एवं फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। जो अपन ने कृषि वानिकी लगाया था और वानिकी वाले जो पौधे लगाए थे उनके नीचे अपन जो डब्बे होते हैं, मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, उनको अपन रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में वहाँ छाया भी रहेगी। वहाँ पे किसान भाई कृषि वानिकी का चयन करने से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात आती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसका अपने को पता होना चाहिए। वहाँ की जो वर्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कितनी वर्षा होती है, क्या होती है, तो उस हिसाब से अपने को चयन करना है। वहाँ की जलवायु कैसी है उसको अपने को देखना है। उसके बाद में वहाँ का जो मार्केटिंग कैसी है, वहाँ की मतलब लोगों की डिमांड कैसी है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से अपने को वृक्षों को लगाना है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि आप जो कृषि वानिकी लगाने से पहले जो भी बातें अपन ने बताई हैं उन बातों का अनुसरण करके ही अपने को कृषि वानिकी का चयन करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम टीकानी, जिला भागलपुर के कृषक कार्तिक पासवान ने। यह झरबेरा की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कार्तिक पासवान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जरबेरा भारत के एक मुख्य कटे पुष्प है जो गुलदस्ता बनाने के लिए और कटे पुष्प के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये देश और विदेश में इसका बहुत मूल्य है, मार्केट में बहुत इसका वैल्यू है। तो इसके लिए जो है, जो पॉली हाउस में उगाने के लिए जो किस्म है वो है तेरेसा, सांगरिया, गौलियत, ये सब जो वैरायटी है बहुत कलर की वैरायटी है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, वाइट हो गया, बहुत कलर का वैरायटी है और बहुत तरह का वैरायटी है। बहुत अच्छे प्रभेद है जो कि पॉली हाउस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई किसान भाइयों बाहर में करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है आर्का कृषिका, जो बेंगलोर से रिलीज़ हुआ है। वो बाहर में ओपन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो बाहर में उसको अगर लगाइएगा बेड मेथड में पलवार बिछा के, तो उसमें 400 से 450 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति साल में आपको उपज हो सकता है। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। पॉली हाउस में जो है हम ऊंचा बेड बनाते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है और 2 बेड में अंतर होता है 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई अपने मर्जी अनुसार होता है, जैसे कि आप 5 मीटर भी कर सकते हैं, 3 से 4 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा उपज आएगा अगर टपक विधि से सिंचाई करेंगे तब। तो टपक विधि के लिए क्या करना है, आपको लाइन बिछाना है बेड बनाने
के बाद उसके बाद आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रवर्धन है वो तो पुत्तल से होता है, और इसका जो है लगाने के बाद पहले 1 महीना आपको 12-61-0 जो NPK का मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आपको स्प्रे करना है पहली महीना में लगाने के बाद। तो अच्छे से फूल का क्वालिटी भी जो होगा वो बढ़िया होगा और अच्छा उपज भी आप लोग पा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।